For more online courses, download Vedasri Learning app. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पे। जैसे कि आपको पता है कि 2-4 दिन पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है आपका मिनिस्ट्री सफल हुई हैं, रिशफल हुआ है और उसमें जो है आपका एक नई मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशंस, कॉपरेटिव्स के लिए बेसिकली। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ और इस पर हम बात करते हैं। तो जो पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो अब बनी है, ये पहले क्या था, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉपरेशन था, डिपार्टमेंट ऑफ कॉपरेटिव्स बेसिकली कहेंगे उसको। और किसके अंदर था? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर था। ये एक डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर। अब उसको डिपार्टमेंट से निकाल के पूरी तरह से मिनिस्ट्री बना दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशंस। और इसका मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन। तो बेसिकली इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा और इस पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी इसको मैं समझाऊंगा आपको। और बेसिकली अगर ये सही से इम्प्लीमेंट होता है तो क्या फ़ायदा होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर एक बैंक था, PMC, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। वो बैंक जो है बेसिकली डूब गया था और उसमें बहुत लोगों के पैसे अटक गए थे। तो उसके बाद जो है उस पर जो है कैप लगा दिया गया। तो बाकी दिक्कतें बहुत हुई थी, वो आपने न्यूज़ में देख लिया होगा, उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो उसके बाद RBI ने जो है आपका छोटे जो रूल्स निकाले थे और शिकंजा कसना शुरू करा था रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स पे और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे। स्टेट के अंदर बेसिकली आप देखेंगे तो दो तरह के बैंक होते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव्स नाम अलग अलग होगा, अल्मोड़ा, नैनीताल या अदर स्टेट में जाएंगे तो नाम दो तरह का होगा। तो बेसिकली मैं बेसिक उस पर बात कर रहा हूँ तरह के, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया अर्बन कोऑपरेटिव, दूसरा आपका हो गया रूरल कोऑपरेटिव। तो जो मेजोरिटी ऑफ अमाउंट होता है पैसा, वो अर्बन कोऑपरेटिव्स के पास होता है। जाहिर सी बात है, शहरों में पैसा ज़्यादा है। दूसरा जो है आपका रूरल कोऑपरेटिव, उनसे लोग ज़्यादा जुड़े होते हैं। रूरल कोऑपरेटिव से लोग जुड़े होते हैं ज़्यादा, अर्बन कोऑपरेटिव में अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ये बेसिकली दो तरह के बैंक होते हैं। एक आपका होता है सहकारी समिति, जिसको हम देसी भाषा में सोसाइटी बोलते हैं। तो अगर हमको खेती में आपका सीजन आ गया है, बीज लगाना है, दवाई लेनी है, कुछ भी लेना है, तो सहकारी समिति में हम जाके थोड़ा सा लोन उठा लेते हैं। जितना भी आपका खेत है उस हिसाब से लोन उठ जाता है, एग्रीकल्चर क्रेडिट मिल जाता है और छोटे अमाउंट पे उस पर इंटरेस्ट लगता है, कम इंटरेस्ट लगता है। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर क्रेडिट देते हैं आपका सहकारी समिति और दोनों बैंक। तो बेसिकली हुआ क्या है आपका, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली इन कोऑपरेटिव्स का बहुत बोलबाला है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का उतना इस पे पकड़ नहीं है। जो सबसे ज़्यादा जो पकड़ है जिन दो पार्टीज़ का, एक है आपका कांग्रेस, दूसरा है NCP शरद पवार की। तो महाराष्ट्र के अंदर जो इस पे सबसे ज़्यादा जो आपका कब्जा है वो NCP और कांग्रेस का है। जाहिर सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जिसकी भी सरकार होगी उस कोऑपरेटिव के उसका ही दबदबा होगा। पर महाराष्ट्र के अंदर कई सालों से जो सरकार आपका, पिछली बार शिवसेना और भाजपा की रही है, इस बार शिवसेना आ गई है, उससे पहले भी शिवसेना भाजपा की रही है, लेकिन जो पैठ है आपकी वो आपकी कुछ इलाकों में NCP की है और कुछ इलाकों में कांग्रेस की है। तो इस पैठ को जो है केंद्र तोड़ नहीं पाया है। तो थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल एंगल समझा रहा हूँ, उसको आप समझिए। तो ये पैठ को जो है केंद्र तोड़ नहीं पाया है और ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। क्योंकि अगर एक सहकारी समिति में मैं जाके लोन ले रहा हूँ, उन लोगों से जुड़ा हूँ, तो ऊपर से जो बातें आती हैं नीचे पास आउट होते हुए हम उसको मान लेते हैं, ज़्यादा उस पर वो नहीं करते हैं। तो ये एक हिसाब से पक्का वोट बैंक होता है जो कि कभी खिसकता नहीं है। तो ये कई सालों से चलता आ रहा है। जैसे गुजरात जो है कोऑपरेटिव का जो है कहते हैं ना बर्थ प्लेस है। गांधी जी जो है साबरमती में उन्होंने आश्रम सेटअप किया था और वहीं से उन्होंने नारा दिया था कि कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो है आप लगाइए कहाँ पे, गांव में। गांव जो है ताकतवर बनेंगे तो देश ताकतवर बनेगा। तो इसीलिए कोऑपरेटिव्स की जो जननी है वो क्या है आपका गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा है, केरल में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है। पर कोऑपरेटिव्स पे कब्जा जिस राज्य में भाजपा का है वो है गुजरात, महाराष्ट्र में नहीं है। केरल में तो आपका लेफ्ट पार्टी वहाँ बिल्कुल नहीं है, वेस्ट बंगाल में जाहिर सी बात है नहीं है। तो इन कोऑपरेटिव्स पे जो है राज्य सरकारों की जो है आपकी जो मोनोपोली है उसको तोड़ने की तैयारी है, काफ़ी हद तक पूरी तरह से तोड़ने की तैयारी है। क्यों? क्योंकि बैंकों के अंदर जो है आपका वो ढंग से चीज़ें फाइनेंशियली जो है मॉनिटर नहीं हो रही हैं। तो उस चीज़ को मॉनिटर करना है, ये तो सामने फेस है कि बैंकों की हालत सुधारनी है, जो कि काफ़ी हद तक सही है। लेकिन बैक एंड पे
जो इसके पीछे का पॉलिटिकल आपका पिरामिड है उसको तोड़ने की तैयारी है, और ये काफ़ी हद तक भविष्य में जैसा होगा हमें पता लगेगा। अब इसका मैं दूसरा पर्सपेक्टिव बताता हूँ आपको। इस समय देश के अंदर क्या दिक्कत है, एक तो देखो इकोनॉमी कोविड की वजह से डामाडोल है, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसके बाद किसानों का आंदोलन जो है अभी भी चल रहा है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में, हरियाणा में भी झड़प हुई है पुलिस से, और एमएसपी के ऊपर सारा खेल है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में मैं आपको बता दूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी कोलिजन गवर्नमेंट आए, अगले कई दशक तक हिंदुस्तान से एमएसपी नहीं हटेगा। उसके दो मेन रीज़न है। पहला रीज़न है आपका मिड डे मील। जो स्कूलों के अंदर मिड डे मील चलता है वो कहाँ से आता है, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही आता है। तो एक तो मिड डे मील हो गया, गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी तभी तो स्कूलों में मिड डे मील के लिए भेजेगी। अभी स्कूल बंद है वो अलग बात है, लेकिन कल तो खुलेंगे, मिड डे मील दोबारा आएगा। दूसरा पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपको 5-10 रुपये किलो जो आपको अनाज मिलता है, चावल, दाल, उसके बाद आपका गेहूं, उसके बाद आपका चीनी मिलता है कई जगह। तो ये पीडीएस सिस्टम जब तक रहेगा तब तक गवर्नमेंट को जो है प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे करना ही पड़ेगा, नहीं करेगी तो गरीबों को देगी कैसे। बट दिक्कत ये है कि इस टाइम पे, आज अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं आज के टाइम पे, तो एफसीआई के जो गोदाम है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनके पास अगर हिंदुस्तान अगले 3 साल तक भी अकाल पड़ता है, खुदा ना करे ऐसा हो, पर अगर वर्स्ट के सिनारियो मान लो अगर पड़ता है, 3 साल तक हिंदुस्तान की सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो पूरे हिंदुस्तान को खाना अगले 3 साल तक खिला सकता है। गेहूं और चावल और बहुत सारी चीज़ें जो स्टेपल फूड है वो बहुत मात्रा में पड़ी हैं, खासकर गेहूं और आपका चावल, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा पड़ा है, वो सड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, कोई यूज़ नहीं हो पा रहा। अगले साल फिर से फसल आपको प्रोक्योर करनी पड़ रही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एमएसपी अगर मान लीजिए 250 मैट्रिक टन अगर गवर्नमेंट हर साल प्रोक्योर करती है, तो वो 200 टन 150 टन कम करना चाहती है प्रोक्योर। तो वो कम करना चाह रही है प्रोक्योर, इसीलिए वो एमएसपी नहीं दे रही है, इसीलिए वो इस चीज़ से पीछे भाग रही है। तो कोऑपरेटिव्स में मैंने आपको ये पॉलिटिकल एंगल समझा दिया। अब इसका थोड़ा सा अच्छा एंगल मैं आपको समझाता हूँ। अमूल, आनंद मिल यूनियन लिमिटेड, ये आनंद एक जगह है कहाँ पे, गुजरात में। तो ये जो अमूल है ये कोऑपरेटिव का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पूरे वर्ल्ड में बहुत से बिजनेस स्कूल हैं, एमबीए जहाँ कराया जाता है, वहाँ पे अमूल का एक केस स्टडी चलता है कि कैसे एक कोऑपरेटिव $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है। 38,000 करोड़ का टर्नओवर प्लस है, ये कोविड से पहले का टर्नओवर है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अमूल जो है एक केस स्टडी है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो ये कोऑपरेटिव है, इसके पीछे दिमाग किसका था, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, वाइट रेवोल्यूशन जो इंडिया में लाए थे, वर्गीस कुरियन, ही इज़ द फाउंडर ऑफ अमूल, ठीक है। और बेसिकली देखिए अमूल में होता क्या, ये मैंने पिरामिड बनाया है, इसको देखिए, ये टॉप ब्रास है, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट, और ये जो अमूल को दूध सप्लाई करते हैं, जो किसान है ग्रास रूट लेवल पे, 36 लाख किसान लगभग 3-3.25 करोड़ लीटर दूध रोज़ सप्लाई करते हैं अमूल को, और वो दूध रोज़ अमूल सप्लाई करता है पूरे इंडिया में। तो जब भी प्रॉफिट होता है अमूल को, तो अमूल का जो प्रॉफिट है वो प्रॉपर नीचे जाता है ग्रास रूट लेवल तक। जो किसान है ना, उनको जब भी प्रॉफिट होता है अमूल को, तो किसानों को वो बोनस देती है, एक अच्छा जो है अमाउंट बोनस के रूप में किसानों को मिलता है। तो प्रॉफिट पूरा ऊपर से नीचे तक जाता है अमूल में। तो ये कोऑपरेटिव है, ये कोऑपरेटिव का मॉडल है। अब जैसे एक मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक मॉडल सिंपली एग्जांपल के तौर पे रखा है। रिलायंस इंडस्ट्री में क्या होता है, तनख्वाह तो सबको मिलती है जो काम करता है, पर जो प्रॉफिट है वो ऊपर ही टॉप ब्रास में रहता है। मालिक, शेयर होल्डर और इन्वेस्टर, प्रॉफिट इन तीनों में बढ़ जाता है, ऑनर, इन्वेस्टर और शेयर होल्डर। बाकी जो आपकी जो है तनख्वाह वो नीचे तक जाती है। तो दोनों में कितना बड़ा अंतर है, अमूल के अंदर जो है पूरा नीचे तक प्रॉफिट जाता है और रिलायंस में टॉप ब्रास में प्रॉफिट रह जाता है। तो कॉरपोरेट यानी कि बिजनेस और कॉरपोरेटिव्स दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। उसके बाद जो अमूल के अभी के जो आपके एमडी हैं RS सोडी साहब, इन्होंने 32 साल काम करा है वर्गीस कुरियन के साथ, और उसके बाद ये एमडी बने हैं और इन्होंने नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरह से अमूल एक कोऑपरेटिव का बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, इस तरह अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन जो ये सेपरेट करा है, इसकी हेल्प से
एक हनी में एक कोऑपरेटिव बना दें, फिशरीज़ में एक कोऑपरेटिव बना दें, स्टेपल फूड चावल दाल रोटी सब्जी इसमें हम अगर एक कोऑपरेटिव बना दें, ऑयल सीड आपका सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल और आपके जो अलग अलग ऑयल हैं, इसमें अगर हम हिंदुस्तान में 10-12 अच्छे कोऑपरेटिव्स बना दें और उसमें आने वाले टाइम में 10 से 15 करोड़ लोगों को हम उसमें एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, तो हिंदुस्तान से देखिए इकोनॉमी जो अभी डावाडोल है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत भी काफ़ी हद तक ख़त्म नहीं होगी लेकिन सुधरेगी। और उसके बाद जाहिर सी बात है वोट बैंक वो तो बनेगा ही गवर्नमेंट का। तो ये 2 चीज़ हैं कोऑपरेटिव्स का। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो है इस चीज़ को कैसे टैकल करती है और कितना इस चीज़ पे आगे बढ़ती है और कितना इसको सही ले जाती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो होप करते हैं कि इस तरह के कोऑपरेटिव हिंदुस्तान में और खड़े होंगे जिससे बेनिफिट टॉप ब्रास में न रह के पूरा ग्रास रूट लेवल पे जाए और सबको फ़ायदा हो। उम्मीद है आपको कुछ अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।